आप और आपकी पार्टी जो है मस्जिदों से जो लाउड स्पीकर उतारे जा रहे उसके इशू को लेकर काफ़ी जो है वोकल रहे और आप लोग काम कर रहे हैं, मगर उसके बावजूद हमने देखा कि मस्जिदों से लाउड स्पीकर तो उतार दिए गए। तो आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक बात बताऊं मैं कि ये मामला था कोर्ट का। जी। शुरुआत में जब कुछ लोगों ने कोर्ट में गए और पुलिस के ख़िलाफ़ गए कि पुलिस नहीं सुन रही है नॉइस पोल्यूशन की वजह से, तो हमारे लोगों को इंटरवीन करना चाहिए था, वो नहीं किया गया और एक तरफा फ़ैसला आ गया। अब पुलिस के पास ये बहाना कि भाई कोर्ट का ऑर्डर। दूसरी चीज़, एक बात हमको अपने जहन में बिठा लेनी चाहिए कि देखने वाली आँखें दो हैं। इस मुल्क में दो तरह का कानून चलता है, उनके लिए कुछ, हमारे लिए कुछ। कुरैश नगर के बच्चे जो है कब्रिस्तान में पढ़ाई करने जाते हैं, तो आपको क्या लगता है कुरैश नगर में एक लाइब्रेरी होनी चाहिए जहाँ बच्चे अपनी पढ़ाई करें जाके? सिर्फ लाइब्रेरी बन जाने से लोग कितनी बड़ी भाई 10x10, 10x20, 10x50, इससे बड़ी लाइब्रेरी तो बनेगी नहीं। तो स्टडी सेंटर के लिए मेरा आप लोगों से मशवरा है, इसको रखिए, इसको मोहल्ले के लोगों के सामने भी रखिए और जब कॉरपोरेशन में कुछ चुन के आ जाए और ना भी आए तो एक प्रपोज़ल बना के म्यूनसिपलिटी में डालिए, हम उसका फॉलोअप लेंगे। आप लोगों के साथ जाएंगे, कमिश्नर से मीटिंग लेके इस पर बात करेंगे कि जो म्यूनसिपल स्कूल हैं शाम के औकात में खाली पड़े रहते हैं, उनको स्टडी सेंटर बनाया जाए और ऐसा स्टडी सेंटर कि म्यूनसिपलिटी अपना लेडीज़ और जेंट्स स्टाफ वहाँ रखे ताकि वो बच्चों पर निगरानी रखे कि बच्चे सही पढ़ रहे नहीं, कोई गलत काम ना हो, कुछ ना हो। आखिरी सवाल यही पूछना चाहूँगा कि पहल टीम के लिए आपके क्या इज़हार ख्याल रहेगा आपका? इसमें नाम बड़ी अहम चीज़ होती है। वो कहा जाता है ना कि नाम बच्चों के तुम अपने बहु अंजुम रखना। तो सबसे बड़ी बात, इतना खूबसूरत नाम है ना पहल, बड़ा अच्छा लगा जब मैंने सुना था, तो मुतासिर भी हुआ था। क्योंकि उर्दू अदब से मेरा ताल्लुक़ भी है, तो नाम अट्रैक्ट करता है और उसके असरात भी होते हैं। तो जो पहल नाम है, ये बड़ा खूबसूरत नाम है, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहल के 10वें पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पहल ऑर्गेनाइजेशन एक यंगस्टर्स की ऑर्गेनाइजेशन है। मेनली हम एजुकेशन पर वर्क करते हैं, मगर उसी के साथ साथ हम सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज़ और पॉलिटिकल एडवोकेसी पर भी काम करते हैं। इसी के चलते आज हमारा पॉडकास्ट जो है मिराज सिद्दीकी सर के साथ में होने वाला है। मिराज सिद्दीकी सर जो है चीफ जनरल सेक्रेटरी है समाजवादी पार्टी मुंबई प्रदेश के और नेशनल कन्वीनर है मुस्लिम इंटेलेक्चुअल फोरम के, और उसी के साथ साथ ये इकरा, खैर उम्मत ट्रस्ट और तंजीम वालदैन के साथ भी जुड़े हुए हैं। और अगर इनकी तारीफ़ की जाए तो ये सहाफ़त में भी है और अदब से भी इनका गहरा ताल्लुक़ है और तालीमी और समाजी मैदानों में हमेशा कोशा रहते। तो मिराज सिद्दीकी सर, आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम में और आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में आने के लिए। आपको बुलाने के लिए हमारे प्रोग्राम में कई लोगों की सर रिक्वेस्ट आई थी, तो उन तमाम रिक्वेस्ट के बाद में आपको हम लोगों ने हमारे प्रोग्राम में मदऊ किया है और आपने यहाँ आने के लिए लब्बैक कहा और अपना कीमती वक्त निकाला। सर, मेरा आपसे सबसे पहला क्वेश्चन यही होगा, आप कुरैश नगर के बासी है, कुरैश नगर में बचपन से रह रहे हैं, तो कुरैश नगर का थोड़ा सा मैं इतिहास जानना चाहूँगा आपसे। ज़िंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, ज़िंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पाँव बख्शे हैं तो तौफीक़ सफ़र भी देना, गुफ्तगू तूने सिखाई कि मैं गूंगा था, अब जो बोलूं तो बातों में असर भी देना। बहुत शुक्रिया जी। एक अच्छा सिलसिला आप लोगों ने शुरू किया पॉडकास्ट का जी, और मैं आपको इसकी मुबारकबाद भी देता हूँ। रही बात कुरैश नगर और कुर्ला की तारीख़ या हिस्ट्री, तो इसकी हिस्ट्री भी लगभग उतनी ही पुरानी है जितने पुराने अंग्रेज़। यहाँ कुर्ला, आपने नाम सुना होगा, तो कुर्ला एक ऐसा इलाका है जो माजी में यहाँ के जो ओरिजिनल मूल निवासी थे कोली, ये ज़्यादातर रहते थे और यहाँ एक किस्म का केकड़ा पाया जाता था, उसको कुरली कहा जाता था। उसी की मुनासबत से बनते बनते कुरला बन गया। रही बात कुरैश नगर की,
तो कुरैश नगर ये बाद में रजिस्टर हुआ नाम, पहले इसे कसाईवाड़ा कहा जाता था जी। 1730 के आसपास जब अंग्रेज़ों ने फैसला किया कि बाकायदा स्लाटर हाउस बनाना चाहिए, तो पहला स्लाटर हाउस कलकत्ता में बना, उसके बाद मद्रास में और मुंबई में, और कुरैश नगर में, कसाईवाड़े में और बांद्रा में ये पहला स्लाटर हाउस बना। और उसके बनते ही यहाँ पर आबादी शुरू हो गई। तो शुरुआत में जो हमारे कुरैश बिरादरी के लोग हैं जी चूँकि उस कारोबार से जुड़े थे, तो वो लोग आगे बसना शुरू हुए। उसी के साथ साथ जो हमारे अंडे फ़रोख्त करते हैं, जिनको मोमिन और फ़याम में कहा जाता है, मोमिन बिरादरी के लोग आगे कुरैश नगर में बनना शुरू हुए। और उसके बाद फिर यूपी के रहने वाले और बहुत सारे लोग, फिर स्वदेशी मिल क़याम हुआ, उसकी वजह से भी कुछ लोग बढ़े। तो धीरे धीरे ये बस्ती बढ़ने लगी और इसमें लोग भी आने लगे। और आज जहाँ पर आप म्यूनसिपल स्कूल देखते हैं जी पहले यहाँ पर, और जो म्यूनसिपल दवाखाना देखते हैं, जी। ये दोनों जगह पर स्लाटर हाउस हुआ करते थे। लेकिन 1973 में इसको देवनार बनने के बाद इसको वहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया। ये एक मुख्तसर से हिस्ट्री है, लेकिन एक दिलचस्प बात आपको बताऊँ, बहुत कम ध्यान जाता है लोगों का, लेकिन ये शुरू होता है कुरैश नगर कब्रिस्तान से और ख़त्म होता है शमशान पर। एक अनोखी बात है, इसको ध्यान में रखना चाहिए। ये है कुरैश नगर की मुख्तसर तारीख़। माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त सर। हमारा ये पॉडकास्ट बनाने का मेन मकसद सर ये है कि लोगों में जो है पॉलिटिकल एडवोकेसी को बढ़ाया जाए। अभी जो आने वाला बीएमसी इलेक्शन है उसमें कुरैश नगर के क्या इश्यूज़ होंगे और उस पर क्या क्या काम होना चाहिए? बेदारी बहुत अच्छी चीज़ है और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन तंजीमें सियासी बेदारी का काम कर रही हैं। बहुत सारी जगहों पर मुझे बुलाया भी गया, मैंने तकरीर भी की। लेकिन इसमें एक देखने वाली बात और सोचने वाली बात यह है कि बेदारी तो ठीक है, लोग बेदार भी हो रहे हैं, लेकिन असल में होना ये चाहिए, मश्क और प्रैक्टिस इसकी होना चाहिए कि सही वक्त पर सही फ़ैसला लेना, वरना बेदार होने का कोई मतलब नहीं है। जी। कुरैश नगर में बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को लेकर हैं। उसमें बड़ा और मेजर इशू जो हमेशा से रहा है वो गंदगी का। जी जी। गंदगी हमेशा रही है। इसमें होना ये चाहिए कि जैसे हम लोग शुरुआत में क्या करते थे कि स्कूलों से बात करते थे, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के ऑफिसर्स से बात करते थे, वार्ड ऑफिसर्स से बात करते थे, मदरसों से बात करके हम लोग महीने 15 दिन में मुहिम चलाया करते थे, सफाई मुहिम जी। और उसका फोकस दीन हुआ करता था। सफाई आधा ईमान, क्योंकि यहाँ पर मोर देन 95% मुसलमानों की आबादी है, तो अगर उस हिसाब से हम काम करें तो बेहतर होगा। और इसके अलावा जो सड़कें हमारे गलियाँ हैं, वो आप लोगों ने देखा होगा कि जो मेन सड़क है और छोटी छोटी सड़कें नीचे उतरी हैं, जहाँ पहले इलेक्ट्रिक पोल भी हैं, गलियाँ, तो पहले उसमें टैक्सियाँ तक आ जा सकती थी, इतनी बड़ी बड़ी वो गलियाँ थीं। जी। लेकिन लोगों ने अपने घर बनाए, 2 फीट 1.5 हुए, आगे बढ़ा कर अभी है कि रिक्शा भी जाना दुश्वार है। तो एक तो ये इशू है, इस पर अवेयरनेस होना चाहिए, लोग खुद से आगे बढ़ें और कम से कम छोटी छोटी गलियां हैं इसमें अपने घरों को आगे ना बढ़ाएं, लोगों का आने जाने का रास्ता भी रखें। गंदगी बहुत बड़ा इशू है, इस पर तवज्जो दी जानी चाहिए। म्यूनसिपल ऑफिसर्स तो काम करेंगे, म्यूनसिपलिटी का डिपार्टमेंट तो काम करेगा ही, लेकिन हम आपकी जैसे ऑर्गेनाइजेशंस को इसमें काम करना चाहिए, लोगों को अवेयर करना चाहिए कि भाई सफाई आधा ईमान है। अगर हम सफाई नहीं करेंगे तो हम किस तरह के मुसलमान हैं। तो अगर हम खुद कोशिश करेंगे तो इंतज़ामिया भी, प्रशासन भी हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस ज़मीन में काम कर सकता है। जी इंशाल्लाह। इसके अलावा मैं आपके पॉडकास्ट के ज़रिए लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि हमारे यहाँ जो घर लेते हैं उसमें ज़रा सावधानी बरतें। जी 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 जी। ये जब तक छूट मिल रही है, लेकिन जिस दिन रस्सी कस दी गई तो मुमरा में देखा आपने और जगहों पर देखा आपने, जी जी। जो होगा वो होगा। इसलिए इस पर सावधानी बरतनी चाहिए। इतना ही मैं आपके पोस्ट कार्ड के पॉडकास्ट के माध्यम से लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा। जी। अपनी मतलब बात बहुत अच्छी कही कि सफाई निस्फ़ ईमान है, और मतलब आप लोगों ने मतलब
फिर जो माजी में बहुत सारी कोशिशें की कि सफाई को कैसे मतलब मेंटेन किया जाए, सफाई। बट आपको नहीं लगता कि कहीं जो आपने पहले कुरैश नगर देखा होगा 90s की आपने बात की, और अभी इतनी घनी आबादी हो गई है, तो वेस्ट मैनेजमेंट, ड्रेनेज सिस्टम इतना कैपेबल नहीं है कि मतलब कोई चीज़ मतलब इतनी आबादी को वो हैंडल कर सके। तो उसके हिसाब से क्या कर सकते हैं हम लोग? खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। देखिए, इश्यूज़ तो बहुत सारे हैं, लेकिन चंद बुनियादी इशू हैं कुरैश नगर में, जिसमें सड़कें हैं। अभी चंद दिनों पहले सड़कें बनी हैं, लेकिन आप दौरा कीजिए, हर जगह खड्डे पड़ गए। इसके ख़िलाफ़ हमको आवाज़ उठानी चाहिए और तहरीरी कंप्लेंट करना चाहिए। देखिए, कंप्लेंट को लोग सादा मत लीजिए, इजी मत लीजिए। अगर आपने कंप्लेंट कर दी तो और उसका फॉलो बराबर किया तो इसका रिज़ल्ट आता ही है जी। ये बहुत ज़रूरी है। गंदगी का मसला है, आप कंप्लेंट पे कंप्लेंट शुरू कीजिए ना। फिर आपको जमहूरियत ने हक दिया है, मोर्चा निकालिए, धरना कीजिए, ये सब मोहल्ले के लिए करना पड़ेगा। आप ये चाहेंगे कि आप खामोशी से बैठे रहें और हर चीज़ हल हो जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली। आपको अपनी हालत के बदलने के लिए खुद आगे बढ़ना पड़ेगा, धरना करना पड़ेगा, मोर्चा करना पड़ेगा, कंप्लेंट करनी पड़ेगी, लोगों से मिलना पड़ेगा, गुफ्तगू करनी पड़ेगी, अवेयरनेस लानी पड़ेगी, बेदारी लानी पड़ेगी। तो ऐसा नहीं है कि काम नहीं होगा, होगा। 100% नहीं होगा, 70 होगा, 80 होगा, 60 होगा, लेकिन चेंजेस आएगा, तब्दीली आएगी इंशाल्लाह। तो आबादी के बनिस्बत मतलब हमको मतलब अपडेट करने की ज़रूरत है। बिल्कुल भाई, आबादी आज से 100 साल पहले कुरैश नगर की जो आबादी थी, आज उसके 10-20 गुना बढ़ गई है। जब इतनी आबादी बढ़ गई तो जो चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका इस्तेमाल भी तो ज़्यादा लोग करने लगे, तो गटरें भर जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी। उसके लिए ज़रूरी है कि जब इलेक्शन कॉरपोरेशन का आए तो हमारे पास जो कैंडिडेट आते हैं उनके सामने हम अपना एक चार्टर बनावें, अपना एक मंशूर की ये कुरैश नगर के मसाइल हैं, लेकिन उसके लिए होमवर्क करना पड़ेगा। आपको मुख्तलिफ़ तंजीमें जो कुरैश नगर में हैं, जो लोग हैं, जो काम कर रहे हैं लोग, इनके साथ बैठ के एक चार्टर बनाना पड़ेगा, एक मंशूर बनाना पड़ेगा कि ये बुनियादी मसाइल और वाक़तन बुनियादी मसाइल, उनको सबके सामने रखिए कि भाई आपको इसको हल करना पड़ेगा। और सिर्फ वो हाँ बोल दे और हो जाए, क्योंकि हो सकता है जिसने वादा किया आपको वही चुन के भी आ गया और हमने उसको वोट भी दे दिया, लेकिन फिर उसके पीछे पड़ के काम कराने की भी जिम्मेदारी हमारी होनी चाहिए। चुन के आगे छोड़ दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। जी जी जी, बिल्कुल। ये बहुत ज़रूरी है कि आप फॉलोअप रखें। बिना फॉलोअप के कोई काम पॉलिटिक्स में होता नहीं है। 4.5 साल से इलेक्शन नहीं हुए हैं कॉर्पोरेटर के, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर चला है अगर, तो ये नेताओं तक तो हम लोग रीच आउट नहीं कर सकते। बट हाँ, डेफिनेटली कंप्लेंट्स जो आपने बताया, इसमें भी तो बड़ा अच्छा मौका था कि बीच में नेता गायब हो गया था। अगर हम कोई चीज़ का पहले होमवर्क करें, कोई मसला है तो उसको हम होमवर्क करें, हर चीज़ को निकालें, उसके बाद रिटर्न कंप्लेंट म्यूनसिपलिटी में करें, और रिटर्न कंप्लेंट करने के बाद 15 दिन के बाद हम उसको फॉलोअप करें, भूलें नहीं। अगर ये हम करेंगे तो आज भी रिजल्ट मिल सकता है। अभी भी इलेक्शन को 3-4-5 महीना बाकी है। अगर अभी भी आपको लगता है कोई इशू है, उस पर होमवर्क कीजिए, कंप्लेंट कीजिए, फॉलोअप कीजिए। आपको हम साथ देने के लिए तैयार हैं। आप आगे तो बढ़ें, पहला कदम आपको उठाना पड़ेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। सर, आपने एक बात तो बहुत अच्छी कही कि अब जो है आबादी बहुत ज़्यादा है और जो रिसोर्सेज है हमारे पास कम है। तो यही देखा गया है कि जब इमरजेंसी सर्विसेज होती है, जैसे कि एम्बुलेंस है, फायर ब्रिगेड की गाड़ी है, वो भी इमरजेंसी के टाइम पर कुरैश नगर के अंदर नहीं आ सकती है। तो इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है सर? देखिए, ये हालात सिर्फ कुरैश नगर में है ऐसा नहीं है जी। मुंबई के बहुत सारे गंजान इलाके ऐसे हैं, और ख़ासकर मुस्लिम इलाके, जहाँ यही पोजीशन है, फायर ब्रिगेड नहीं जा सकता, एम्बुलेंस नहीं जा सकती। इसके लिए अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है और कुछ सख्त कदम उठाने की भी ज़रूरत है। जाहिर सी बात है, जब तक रोड साफ़ नहीं होगा, रोड थोड़ा बड़ा नहीं होगा, तो एम्बुलेंस और इमरजेंसी सर्विसेज कैसे आ पाएंगी। कुछ सख्त कदम उठाने भी पड़ेगा। लोगों को जहनी तौर पर, आप जैसे लोगों का काम है, बहुत सारी तंजीमों का काम है कि लोगों को जहनी तौर पर ये समझाएं कि भाई थोड़े नुकसान में बड़ा फ़ायदा हमारा होगा। जी। तो अवेयरनेस का काम भी करना पड़ेगा।
कुछ सख्त कदम भी उठाने पड़ेंगे, तभी जाके ये तमाम चीज़ें हो सकती हैं, अदरवाइज़ मुश्किल है। जी बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि मतलब एक चीज़ हमने देखी है, जैसे कि आपने बोला सख्त कदम उठाने पड़ेंगे, तो कुरेश नगर मतलब आपको भी लगेगा, और मतलब कुरेश नगर में फ़िलहाल सब हर किसी को लगा है कि आइसोलेटेड हो गया है। जी जो हमारे पास पुराना रास्ता था पहले, किसी को इमरजेंसी सर्विसेज होती थी तो चरबी गली से होकर नेहरू नगर से में वो निकल जाते थे इमरजेंसी उसमें। आपको पता है रिक्शे भी अंदर नहीं आ पाते, तो सड़कें इतनी मतलब कंजस्टेड है। बाज़ार के टाइम पे अगर आप चलेंगे तो मस्जिद के पास से म्यूनसिपल स्कूल तक जाने के लिए आपको तकरीबन आधे घंटे से ज़्यादा लग जाएगा। तो प्रॉपर मार्केट नहीं है हमारे पास, मार्केट के लिए जगह नहीं है, तो ये सब बहुत सारे इश्यूज़ है। जैसे आपने बताया सख्त कदम लेने पड़ेंगे, तो मतलब आपको क्या लगता है कि हमारे नेता और लोगों का जहन अभी उतना खुला है कि हमको वो सख्त कदम लेने के लायक है लोग? देखिए ऐसा है कि ये जो इश्यूज़ हैं इसमें सख्त कदम उठाए बिना कुछ नहीं हो सकता जी और उसके लिए तन्हा नेता जिम्मेदार नहीं होता, पब्लिक भी जिम्मेदार होती है। जी जी जी। जिस तरह की पब्लिक होगी उसी तरह का नेता चुन के आएगा, उसी तरह का काम करेगा। उसी तरह का एक्शन हम सबसे पहले ये करें कि इलेक्शन के दिनों में खाम में पैसों का चलन बंद कर दें। जब आप पैसा लेके किसी का नेता का काम करेंगे तो आपके पास कौन सा मुंह रहेगा कि आप उससे सख्ती से बात करें कि मेरे इलाके का काम करो। बिल्कुल। जी जी जी। तो सबसे बड़ी बात अवेयरनेस लाइए कि पैसे का लेन देन बंद कर दीजिए। जो ज़रूरी है वो तो ठीक है, लेकिन खामखाई में पैसे, तो जब आप किसी नेता से पैसे लेके उसका काम कीजिएगा तो चुन के आने के बाद आप क्या समझते हैं, पहले वो अपना गया हुआ माल वापस लेगा कि आपका काम करेगा? सही बात। जी तो ये कुछ ज़मीनी हकीकत हैं जिसको आपको नज़र में रखना चाहिए। चेंज हम क्या चाहते हैं कि वहाँ से आए, ऐसा नहीं है, चेंज यहाँ से आना चाहिए। जी जी। तो पहले आप अपने माइंड को चेंज कीजिए, लोगों के मिजाज को बदलिए, उसके बाद नेता तो पब्लिक के मर्जी का काम करता है। अगर उसने पब्लिक ने कह दिया कि भाई ये काम होना चाहिए और नेता को लगा कि हमसे नाराज़ हो जाएंगे तो बिल्कुल करेगा। अब जब नेता ही को मालूम कि पब्लिक चुप बैठी कुछ बोल नहीं रही है तो नेता क्या काम करेगा? तो देखिए ये ताली दोनों हाथ से बजती है, उसके लिए आपको अवेयरनेस का काम करना चाहिए। और जब अवेयरनेस आएगा, भाई आप ये समझेंगे कि चुटकी बजाते ही कोई काम हो, तो ऐसा नहीं है, थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन जब काम करेंगे तो वक्त करीब आएगा ना। काम ही नहीं करेंगे तो फासला बढ़ता चला जाएगा, जैसे आज हो गया है। अगर हमारे लोग पहले से इस पर तवज्जो करते हैं ना, तो जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है वैसे वैसे तरक्की के काम भी बढ़ते चले जाता। अब अचानक आप जाएंगे मार्केट तो जगह कहाँ है? जी जी। अब अचानक कोई चीज़ चाहेंगे बन जाए तो जगह कहाँ है आपके पास? जी जी। ये शुरुआत से सोचा जाता तो जगह भी बहुत सारी थी, उसको मुख्तस किया जा सकता था, रिजर्व किया जा सकता था। जी। लेकिन अब भी वक्त है, बहुत सारा मामला, जैसे अब लोग लगे रहे तो जगह निकली और बंटर भवन के आगे वो गैलेक्सी के सामने एक डिस्पेंसरी बनी ना, बनी। जी जी जी। बनी ना, अभी तो हाल ही में बनी ना, साल डेढ़ साल पहले। बिल्कुल। तो इस तरह के मामलात हो सकते हैं अगर हम लोग खुद भी तवज्जो दें। हमको तवज्जो देनी पड़ेगी और काम करना पड़ेगा। जी। घर बैठे न इंसाफ मिलेगा न कोई चीज़ मिलेगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। अभी हाल ही में आप और आपकी पार्टी जो है मस्जिदों से जो लाउड स्पीकर उतारे जा रहे उसके इशू को लेकर काफ़ी जो है वोकल रहे और आप लोग काम कर रहे हैं, मगर उसके बावजूद हमने देखा कि मस्जिदों से लाउड स्पीकर तो उतार दिए गए, तो आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? देखिए एक बात बताऊं मैं कि ये मामला था कोर्ट का। जी। शुरुआत में जब कुछ लोगों ने कोर्ट में गए और पुलिस के ख़िलाफ़ गए कि पुलिस नहीं सुन रही है नॉइस पोल्यूशन की वजह से, तो हमारे लोगों को इंटरवीन करना चाहिए था, वो नहीं किया गया और एक तरफा फ़ैसला आ गया। अब पुलिस के पास ये बहाना कि भाई कोर्ट का ऑर्डर है। दूसरी चीज़, एक बात हमको अपने जहनों में बिठा लेनी चाहिए कि देखने वाली आँखें दो हैं। इस मुल्क में दो तरह का कानून चलता है, उनके लिए कुछ, हमारे लिए कुछ। ये बात हमको समझनी चाहिए। और हर मामले में, इल्लीगल कंस्ट्रक्शन का मामला हो, कोई भी इल्लीगल मामला हो, अगर वो दूसरी बस्ती में हो रहा है तो उतनी जल्दी एक्शन नहीं होगा जितनी जल्दी मुसलमानों की बस्ती में एक्शन होता है। आपका कोई एक मुसलमान कोई जुर्म कर दे
तो उसके घर पे बुलडोज़र चल जाता है, वहाँ लोग गाड़ियाँ जला दें, पत्थर मार के हॉस्पिटल तोड़ दें, कुछ भी कर दें, उनके घरों पे बुलडोज़र नहीं चलता। ये हमको समझना चाहिए कि यहाँ दो कानून चलता है, उनके लिए कुछ, हमारे लिए कुछ। यहाँ भी पुलिस ने एक तरफा कार्रवाई की है। अभी अखबार में तो आपने पढ़ा होगा कि भाई तमाम इबादत गाहों से लाउड स्पीकर हटा दिए गए। जी जी। हो सकता है बिल्कुल सही हो, लेकिन मसला ये कि आप टारगेट हैं। मरकज़ में जो सरकार है बीजेपी की और रियासत में जो सरकार है बीजेपी की, जी ये चाहती है कि हिंदू मुसलमान मस्जिद मंदिर करे। अगर ये नहीं करेगी तो ये दोबारा इक़्तिदार में, सत्ता में नहीं आ सकते। अगर प्योर तरक्की की बुनियाद पर इलेक्शन हो तो मेरा चैलेंज है कि किसी रियासत में और मरकज़ में, सेंटर में बीजेपी चुन के नहीं आ सकती। और ये बात इनको खुद पता है जी कि काम की बुनियाद पर, डेवलपमेंट की बुनियाद पर, तरक्की की बुनियाद पर हम चुन के आ नहीं सकते। तो उन्होंने एक ही लाया कि भाई भारत के लोग जज्बाती हैं, गलत फहमियाँ, गलत खबरें, गलत चीज़ें लोगों में डालकर भड़काओ उनको, वोटों का पोलराइजेशन करो। उसी का एक हिस्सा मस्जिदों को लाउड स्पीकर है। वो क्रेड सुमैया घूमता है ना, इनको कहने हमने भोंगा उतरवा दिया। जी। बहुत सारी इलीगल काम दूसरी बस्तियों में भी है, कितनी जगह ये गया। और मैं आपके पॉडकास्ट से कहना चाहता हूँ कि हमको भी जागना पड़ेगा। अगर इस तरह का कोई आदमी, कोई शख्स आता है हमारी बस्तियों में माहौल को ख़राब करने के लिए, तो हमको बाहर निकलना चाहिए, उसके ख़िलाफ़ कंप्लेंट करना चाहिए, पुलिस में जाना चाहिए और पुलिस को कहना चाहिए कि ये लोग आएंगे, आप अपना काम कीजिए। पुलिस कानूनी काम करे, हम कानून के मानने वाले लोग हैं, लेकिन कोई दूसरा आके माहौल ख़राब करने की कोशिश करेगी तो ये बात ठीक नहीं होगी। आपको भी अपने हुकूक के लिए, इस मुल्क की जमहूरियत को बचाने के लिए, इस कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए आपको मैदान में आना पड़ेगा। घर में बैठ के ना आप कॉन्स्टिट्यूशन की हिफाजत कर सकते हैं, न इस मुल्क की, न इस रियासत की, न आप अपने घर की, न अपने बाल बच्चों की हिफाजत कर सकते हैं। आपको मैदान में अपने हुकूक के लिए आना पड़ेगा पुरअमन तरीके से। जी जी। बहुत आपने एक बात कही कि एक तरफा कार्रवाई मतलब हुई, मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं ये बात आपकी कुछ हद तक सही भी है। लेकिन जब कोर्ट का, बॉम्बे हाई कोर्ट का जो ऑर्डर आया था, वहाँ पे बोला गया था कि डेसिबल लिमिट्स जो उन्होंने बताया था रेसिडेंशियल एरिया में क्या डेसिबल लिमिट्स होती है उसको मेंटेन किया जाए। पुलिस को ये डायरेक्शन दिए गए थे, लेकिन उसके बाद में भी पुलिस ने लोगों के, मतलब लोगों का बिना कोई, ऐसा लोगों का कहना है कि मस्जिद का डेसिबल चेक किए बिना सिर्फ भोंगे उतारने का इन्होंने कार्रवाई की। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि प्रॉपर जो फॉलो मतलब होना चाहिए था एक ऑर्डर, कि भाई पहले देखा जाता कि भोंगे की जो लिमिट्स क्या है और अगर वो क्रॉस करी है कि नहीं, नोटिस दिया नहीं गया और डायरेक्ट मतलब भोंगे उतारना। तो ये एक तरफा कार्रवाई लगी पुलिस की। इसके लिए कुछ लोग तो कोर्ट में भी गए। तो आपको क्या लगता है कि मतलब ये चीज़ को क्या करना चाहिए इसके? देखिए ऐसा है कि मैंने जैसे बताया ना, इसमें अवेयरनेस की बहुत बड़ी कमी रही। लोगों को मालूमात नहीं है कि कब क्या करना चाहिए। बहुत बड़ी कमी हमारे में कि कब क्या करना चाहिए। उस मालूमात ना होने के चलते बहुत सारी जगह पे ट्रस्टीज़ दबाव में आकर निकाल दिया, बहुत सारी जगहों पर दबाव में नहीं आए। जैसे चैम्बूर का एक वाक़या है, कांदेवली का वाक़या है, मालूनी का वाक़या, कई जगह मिसाल है कि उन लोगों ने फटाफट क्या किया, अपने इलाके में जितनी मस्जिदें हैं उनके सब पे ट्रस्टियों की एक मीटिंग लेके एक साथ तय किया कि हम खुद से भोंगे नहीं उतारेंगे, आपको उतारना है कि उतार दीजिए। तो इस तरह के बहुत सारे वाक़े हुए। बहुत सारी जगहों पर उनको अवेयरनेस नहीं था, मालूमात नहीं थी, पुलिस आई तो उतरवा दी। लेकिन बहरहाल ये चूँकि असल मामला कानूनी है, कानूनी तौर पर लड़ना चाहिए। हमने कई मीटिंगें ली, कई ट्रस्टियों के साथ, बहुत सारे लोगों के साथ, लीडर्स के साथ, बहुत सारी मीटिंगों में लेने के बाद अवेयरनेस से काम भी किया और अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ी अच्छी टीम एडवोकेट यूसुफ हातिम साहब, मुछाला साहब की क़यादत में एडवोकेट अब्दुल करीम पठान साहब हैं और 10-15 लोगों की टीम और बहुत सारे लोग मिल के इस पर मुकम्मल काम कर रहे हैं। कोर्ट में मामला चला भी गया है और कोर्ट के रुख से ऐसा पता चल रहा है कि हो सकता है कि अल्लाह ताला इस फैसले को
सच के फैसले के साथ करे। इंशाल्लाह। दुआ कीजिए कि ऐसा ही हो और कोई दबाव अननेसेसरी अदालत पर नहीं आए जैसा माजी में देखने को मिलता है हमको। जी बिल्कुल, क्योंकि आर्टिकल 25 हमको इजाज़त देता है कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी कि हम अपने रिलीजन को परफॉर्म भी कर सकते हैं और उसके लिए जो मतलब एक इसेंशियल चीज़ है ये नमाज के लिए बुलाना, लोगों को अजान के ज़रिए बुलाया जाता है। और साथ ही साथ क्योंकि गुजरात हाई कोर्ट का एक ऑर्डर भी है जिसमें बोला गया है कि अजान 1 मिनट की अगर अजान होती है तो कोई नॉइज़ पोल्यूशन नहीं है। सब्जी मंडी या दूसरी जगह लोग जो आवाज़ देते हैं या मतलब कंटिन्यू पॉल्यूशन होता है उसको नॉइज़ पॉल्यूशन कहा जाता है। तो ये एक तरह से हमको ऐसा लगता है कि गुजरात हाई कोर्ट और बॉम्बे हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है तो वो कहीं ना कहीं एक कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है ये चीज़ को। ये हमारी लीगल टीम जो है हम लोगों ने जो बनाई है, जी जी। मसाजिद का जो फेडरेशन बनाया है उसमें ये सारे लोग काम कर रहे हैं और इन तमाम पहलुओं पर नज़र भी है और बहुत अच्छी पिटीशन बनाई गई है। तमाम चीज़ों को, तमाम पॉइंट्स को उसमें इंक्लूड किया गया है और अभी वो चल रहा है। लेकिन फिर भी मैं आपके इस प्रोग्राम के ज़रिए लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर कहीं ऐसा वाक़या होता है तो जज्बात में आए बग़ैर हम लोगों से मशवरा करें, कांटेक्ट करें, वहाँ लोकल मसाजिद का एक लोकल फेडरेशन बना लें और जो बड़ा फेडरेशन बनाए उसका एक हिस्सा बन जाए। तो ये होगा कि जब किसी पर कोई ऐसी बात आएगी तो लोग एक दूसरे को मशवरा दे सकेंगे, गाइडेंस दे सकेंगे और ज़रूरत पड़ी एहतजाज की तो एहतजाज भी करने के लिए लोगों को तैयार रहना चाहिए पुरअमन तरीक़े से। जमहूरियत में अपने हुकूक़ को हासिल करने के लिए आपको निकलना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। अदरवाइज़ आप चाहेंगे घर बैठे आपको हक़ मिल जाए, बिल्कुल, और वो भी इस बीजेपी की क़यादत वाली गवर्नमेंट में जहाँ वो चाहते हैं कि आपको किसी तरह मलिया मेट कर दें उसमें आप ये चाहेंगे कि आपको घर बैठे कोई इंसाफ ला के देगा। इंसाफ सड़कों पे नहीं बिकता, सड़कों पे नहीं मिलता, बिल्कुल झोले में इंसाफ नहीं। और अल्लाह ताला की सुन्नत भी नहीं है कि आप खुद से अपनी हालत को बदलना चाहें और अल्लाह ताला आपकी हालत को बदल दे, ऐसा नहीं होगा। आपको अपनी हालत के बदलने के लिए हर तरह से मेहनत करनी पड़ेगी। और यकीन रखिए, आप मुसलमान हैं ना, हम सब, यकीन रखिए अगर आपने सच्चे दिल से मेहनत की, हर काम को किया, हर इफ़र्ट को किया तो अल्लाह ताला की मदद ज़रूर आएगी। आमीन। आप मस्जिद के ट्रस्टीज़ को और जो मतलब मुस्लिम कौम को कोई अगर पैगाम देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। पैगाम ये है कि भाई जज्बात में नहीं आना है, कानूनी मालूमात पूरी रखिए, इलाकाई फेडरेशन बनाइए और जो बड़ा फेडरेशन बना है पूरे मुंबई के मसाजिद का उससे जुड़िए ताकि वक्तन फ़ौक्तन आपको किसी तरह की गाइडेंस की ज़रूरत पड़े, किसी तरह की हेल्प की ज़रूरत पड़े तो वो आपको बर वक्त दी जा सके। लेकिन जज्बात में बिल्कुल नहीं आना। इज्तिमाई काम कीजिए, इज्तिमाई काम के लिए या इनफरादी। जी बिल्कुल। हिकमत अमली का मतलब ये नहीं कि बुज़दिली, हिकमत अमली का मतलब ये कि सोच समझकर कब कौन सा कदम उठाना है ये बहुत ज़रूरी है। तो इसका इंशाल्लाह अच्छा रिज़ल्ट आएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, हम जो है आपकी बात से बिल्कुल पूरी तरह से सहमत हैं। अब आपसे मैं वापस कुरैश नगर के मसले पर बात करना चाहूँगा। देखा गया है कि कुरैश नगर के बच्चे जो है कब्रिस्तान में पढ़ाई करने जाते हैं, तो आपको क्या लगता है कुरैश नगर में एक लाइब्रेरी होनी चाहिए जहाँ बच्चे अपनी पढ़ाई करें जाके? मैं थोड़ा सा इसको एलेबोरेट कर दूँ इस बात को। बिल्कुल। कि सिर्फ इसकी नहीं, एक ज़माना था कुरैश नगर में कि बड़े अच्छे अच्छे काम होते थे एजुकेशन की फील्ड में, स्पोर्ट्स का। बज़्म इक़बाल एक फ़ुटबॉल का टूर्नामेंट करवाती थी, पूरे मुंबई और थाना तक से बड़ी बड़ी टीमें आती थी और कम से कम महीने भर तक वो चलता था और पूरा हज़ारों लोग बच्चे आते थे देखने। तो बच्चों को एक अल्टरनेटिव मिलता था, गलत एक्टिविटी में जाने के बजाय वो लोग स्पोर्ट्स में आते थे। जी जी, वो बंद हो चुका है। बज़्म इक़बाल ने बड़ा अच्छा काम किया था। इसके अलावा मोहतरम ऐश कमल साहब जब हयात होते थे, बड़े बड़े नाम अदब के कुरैश नगर में रहे भाई। ऐश कमल, सलाम बिन रज़ाक, इतना बड़ा नाम, कासिम इमाम, इक़बाल नियाज़ी और निशान सिद्दीकी, सईद कमल, सागर बावरा, इतने बड़े बड़े नाम कुरैश नगर थे। अब इसमें से तकरीबन 99% लोग नहीं रहे। तो अदब का काम होता था, मुशायरे होते थे, अदबी नशिस्तें होती थी, बहुत कुछ होता था यहाँ के बच्चों को अपनी सलाहियतों को कहीं ना कहीं लगाने का। वो सब काम रुक गया है।
मैं चाहता हूँ कि आपके ज़रिए मैं लोगों से कहूँ कि पहले बहुत सारी तंजीमें थी, यंग बॉयज़ सर्कल थी, नौनिहाल मुस्लिम कमेटी थी, जी पहाड़ पे कुछ कमेटियाँ थी, ये सब कुछ ना कुछ काम करते रहती थी। लेकिन मैं देख रहा हूँ पिछले बहुत सारे सालों से मजहबी जो काम है मखसूस मुहर्रम के दिनों में वगैरह वगैरह, इसके अलावा एजुकेशन, स्पोर्ट्स वगैरह में, अदब में, लिटरेचर में कोई काम नहीं हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि लोगों में बेदारी लाई जाए, अवेयरनेस लाई जाए, ताकि लोग इस तरह काम कर रही बात लाइब्रेरी की, सिर्फ लाइब्रेरी बन जाने से लोग कितनी बड़ी भाई 10 बाई 10, 10 बाई 20, 10 बाई 50, इससे बड़ी लाइब्रेरी तो बनेगी नहीं। तो स्टडी सेंटर के लिए मेरा आप लोगों से मशवरा है, इसको रखिए, इसको मोहल्ले के लोगों के सामने भी रखिए, और जब कॉरपोरेशन में कुछ चुन के आ जाए और ना भी आए तो एक प्रपोज़ल बना के म्यूनसिपलिटी में डालिए, हम उसका फॉलोअप लेंगे, आप लोगों के साथ जाएंगे, कमिश्नर से मीटिंग लेके इस पर बात करेंगे कि जो म्यूनसिपल स्कूल हैं शाम के औकात में खाली पड़े रहते हैं, उनको स्टडी सेंटर बनाया जाए, और ऐसा स्टडी सेंटर कि म्यूनिसिपैलिटी अपना लेडीज़ और जेंट्स स्टाफ वहाँ रखे, ताकि वो बच्चों पर निगरानी रखे कि बच्चे सही पढ़ रहे नहीं, कोई गलत काम ना हो, कुछ ना हो। तो ये एक अच्छी बात है, इसका एक प्रपोज़ल बना के म्यूनिसिपैलिटी में सबमिट करना चाहिए। हमारी पार्टी इसको पूरा फॉलोअप लेगी, आप लोग साथ देंगे तो इंशाल्लाह हम ये करा लेंगे। और अगर हमने करा लिया तो पूरे मुंबई में ये एक नज़ीर बन जाएगी, मिसाल बन जाएगी, और बहुत सारे इलाकों में जो बच्चे, आपके यहाँ तो कब्रस्तान है ना, चले जाते हैं पढ़ने बच्चे, जहाँ कब्रस्तान नहीं है वहाँ क्या करेंगे बच्चे? तो ये एक नज़ीर मैं आपसे चाहता हूँ। और दूसरी बात रही, लाइब्रेरी तो होना चाहिए। आप लोगों को शायद याद ना हो, कब्रस्तान में जहाँ आज ऑफिस है उसमें म्यूनिसिपैलिटी की एक लाइब्रेरी हुआ करती थी, वो अब नहीं रही। तो मैं समझता हूँ कि इस पर भी एक प्रपोज़ल हम लोग बना लें कि भाई कब्रस्तान के अंदर जो स्कूल हुआ करती थी वो तो खाली पड़ी है, कुछ हो नहीं रहा है मेरे ख्याल से उसमें। तो हम एक प्रपोज़ल बना के म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को दें कि वहाँ लाइब्रेरी और यहाँ स्टडी सेंटर, अगर आप लोग कुछ लोगों के साथ मिल के अच्छा प्रपोज़ल बना लें तो हम उसको वादा करते हैं कि सबमिट भी करवाएंगे और हम साथ भी देंगे, और इलेक्शन हो गया, हम चुन के आ गए तो हाउस में भी इसको उठाएंगे इंशाल्लाह सुमा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, बिल्कुल। सर, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, स्टूडेंट्स के लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? स्टूडेंट्स के लिए मेरा पैगाम ये है कि पूरे मुंबई और आसपास के इलाक़ों में नशा एक बहुत बुरी लानत बन के उभर रहा है जी। मैं चाहता हूँ कि बच्चों आप नशे से दूर रहें और फोकस कीजिए अपने फ्यूचर पर, आपको क्या बनना है, आप बड़ा बन के क्या करना चाहेंगे। देखिए, ऐसी तालीम का कोई फ़ायदा नहीं जो अच्छा मुसलमान और अच्छा शहरी न बना सके। तो आप कोशिश कीजिए कि आप तालीम हासिल करें। देखिए, एक बात बताऊं मैं, बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर बहुत तासुब है, बहुत तासुब है। मानता हूँ मैं, बिल्कुल तासुब है, लेकिन इतने तासुब के बावजूद अबुल कलाम मिसाइल मैन हुए कि नहीं इंडिया के सदर, नवाब पटोडी, ज़हीर खान, बिल्कुल, इरफान पठान, शाहरुख खान, एस हुसैन ज़हीर साइंटिस्ट, इस तरह के बड़े बड़े नाम हुए हैं तासुब के बावजूद भी। तो आप भी मेहनत कीजिए, अगर आपने मेहनत की तो अल्लाह ताला उसका सिला देगा, और जब अल्लाह ताला सिला देगा, आपकी मेहनत होगी तो कोई तासुब काम नहीं आएगा। आमीन आमीन आमीन। बिल्कुल सर। मेरा एक और आपसे क्वेश्चन है, आपने अभी स्टूडेंट्स को तो बता दिया, उनके पेरेंट्स से आप क्या गुजारिश करना चाहेंगे? देखिए, पेरेंट्स से मैं ये कहना चाहूँगा कि ज़माना बहुत ख़राब है, ख़ासकर इसके आ जाने के बाद, एंड्रॉयड और स्मार्टफोन आने के बाद ख़राबियाँ बड़ी आसानी से बच्चों में आ जाती हैं। तो मैं चाहता हूँ कि पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चों को अपना दोस्त बनाएं। बिल्कुल। अगर आपको इतने अपने बच्चों को, माँ अपनी बेटी को, बाप अपने बेटे को दोस्त बना ले, तो वो तमाम बातें आपसे शेयर करेंगे जो शेयर करने के लिए अपना दोस्त ढूंढते हैं, अपनी सहेली ढूंढते हैं, और बहुत सारी सहेली और दोस्त उनको मिसगाइड भी करते हैं, और आपका बच्चा अच्छी राह पे चलते चलते कब गलत राह पे चले जाए इसको आपको ख़बर भी नहीं होती, और जब तक आपको पता चलता है
आपका बच्चा बर्बाद हो चुका होता है। दूसरी बात, निगरानी रखिए, ख़ासकर जो बच्चे हैं उन पर। जैसे ही आप उसके रवैये में तब्दीली देखिए, अगर आपकी बच्ची नॉर्मल एक्ट कर रही है हमेशा की तरह तो कोई बात नहीं, लेकिन ज़्यादा खुश रहने लगी तो ध्यान दीजिए कि ज़्यादा खुशी आई क्यों है। बिल्कुल। परेशान रहने लगी तो आपको अलर्ट हो जाना कि अचानक मेरी बेटी परेशान क्यों रहने लगी है। बिल्कुल। और सहेली के घर पर ट्यूशन में ज़्यादा देर रुकने के लिए अगर ये बात करने लगे तो आप निगरानी को बढ़ा दीजिए कि सहेली के घर पे जाना बेला वक्त, ट्यूशन का वक्त बढ़ाना, ये किसी खतरे की घंटे की अलामत होते हैं। आपको अलर्ट रहना होगा। आप अलर्ट नहीं होंगे तो वो ख़राबी आएगी कि बाद में आपको रोना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा। और अपने बच्चों को दीन सिखाइए, बिल्कुल, अखलाक सिखाइए, और इस बात को सिखाइए कि आपको खलत मलत माहौल से दूर रहना है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो किसी गैर से बात कीजिए, और ज़रूरी नहीं तो गैर के साथ उठना बैठना नहीं चाहिए। आपको दोस्त बनकर उसकी हिफाजत करनी होगी, उसकी निगरानी करनी होगी। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आप फिर बहुत पछताएंगे। बिल्कुल। आप, मैं इशारतन कह रहा हूँ कि माहौल को समझिए, आप अखबार पढ़िए, आप टेलीविज़न देखिए, दुनिया भर की बातें ऐसी आ रही कि हम आप सुन नहीं सकते हैं। और खुदा न खास्ता वही चीज़ मेरे घर में हो जाए तो क्या होगा। एक बात समझ लीजिए कि अगर मोहल्ले के किसी घर में आग लग जाती है और आप अलर्ट नहीं होते हैं, उसको बुझाने के लिए आगे नहीं बढ़ते हैं, कोई तदबीर नहीं करते हैं, तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों वो आग बढ़ते बढ़ते आपके घर को भी जला देगी। बिल्कुल। बिल्कुल। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं तो कहता हूँ ना कि तालीम लड़कियों को देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये हमारे दीन ने भी सिखाया है। लेकिन वहीं मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश करूँगा कि आपके घर में अगर नरीना औलाद है, मेल चाइल्ड है, तो उस पर कहीं गुना ज़्यादा तवज्जो दीजिए। आज हो रहा है, आप कॉलेजेस में जाइए, स्कूल में जाइए, लड़कियों की तादाद ज़्यादा है पढ़ने में, पैदाइश में नहीं, पढ़ने में ज़्यादा है। और ख़ासकर हमारी कौम के बच्चे पढ़ते नहीं हैं। कोई मोटर मैकेनिक बन रहा है, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब आप अपनी सिर्फ लड़कियों पर पढ़ाई की तवज्जो देंगे और आपकी लड़की एमए हो जाएगी, बीएड हो जाएगी, वकील हो जाएगी, इंजीनियर हो जाएगी, आला तालीम याफ्ता हो जाएगी, तो भला बताइए उसकी जोड़ के लोग भी तो चाहिए होंगे ना उसकी ज़िंदगी के आगे के लिए। और जब जोड़ नहीं मिलेगा तो मजबूरन आदमी दूसरी जगह देखता है, और ये होने लगा है। मुझे आप बताइए ना, क्या आप अपनी पढ़ी लिखी बच्ची के लिए जो बीएड हो, डॉक्टर हो, वकील हो, कोई रिक्शा चालक देखेंगे, कोई मोटर मैकेनिक देखेंगे? नहीं ना। तो तवज्जो दीजिए अपने नरीना औलाद, मेल चाइल्ड की पढ़ाई पर। सख्ती करने की ज़रूरत पड़े आए तो सख्ती कीजिए, निगरानी कीजिए, और अपनी बच्चों को भी पढ़ाइए ज़रूर, लेकिन उनको बताइए कि इस्लाम की हुदूद क्या हैं, अखलाक की हुदूद क्या हैं, कहाँ कब क्या करना चाहिए। दोस्त बनिए, निगरान की ज़रूरत पड़े तो निगरान बनिए। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बाप और माँ दोनों सुन लीजिए, आपकी बच्ची अगर आपको अपने मोबाइल का पासवर्ड नहीं देती, उससे लीजिए तो उसके हाथ से मोबाइल छीन लीजिए। आपका बच्चा अगर आपको अपने मोबाइल का पासवर्ड नहीं देता है तो उसको मोबाइल मत दीजिए, छीन लीजिए। अगर आपने अभी से ध्यान दिया तो कल पछताना नहीं पड़ेगा, बल्कि आप अगर आज से ध्यान देंगे तो इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह आपको अपने बच्चे पे फ़ख्र महसूस होगा। जब उसका नाम, जैसा हम क़रा का प्रोग्राम करते हैं तो अच्छे नंबर से कामयाब होने वाले बच्चों को इनाम देते हैं। बिल्कुल। तो जब बच्चा इनाम लेता है तो माँ बाप सबसे ज़्यादा खुश होते हैं। तो वो खुशी आपको लेना है, नहीं लेना है, इसको आपको सोचना पड़ेगा। बहुत अच्छे सर, बहुत अच्छा सर। आप कुरैश नगर के लोगों को क्या नसीहत करना चाहेंगे? मैं कुरैश नगर के लोगों को नसीहत भी करना चाहूँगा। और हाँ, दरमियान में एक बात देखिए, हर बस्ती में कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, कुछ बुराइयाँ होती हैं। बिल्कुल। बुराइयाँ तो बड़ी आम कर देते हैं लोग, ये बुराई, लेकिन अच्छाइयों पर ज़रा लोग कम बात करते हैं।
मैं देखिए कुरैश नगर की अच्छाई बताता हूँ। जी अल्हम्दुलिल्लाह पूरे कुरैश नगर में आपको एक भी शराब खाना नहीं मिलेगा, अल्हम्दुलिल्लाह, पूरे कुरैश नगर में। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अक्सर तकरीरों में बात बताता हूँ लोगों को। और नंबर 2, पूरे कुरैश नगर में आपको जुए का अड्डा, सोशल क्लब के नाम पे जो जुए का अड्डा बनता था वो कहीं नहीं मिलेगा। हाँ, सूरत वगैरह होता है, हमने कोशिश की थी, आप भी कोशिश कीजिए तो हटाया जा सकता है। तो कुरैश नगर के लोगों से मेरी गुजारिश है कि अपने यहाँ बच्चों में नशे के चलन को आम ना होने दें। कुरैश नगर में तालीम के माहौल को बढ़ाएं। देखिए बहुत सारी तंजीमें जो हैं हमारी जो दीनी काम कर रही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अब वो एजुकेशन पे भी काम कर रही हैं, उनसे संपर्क कीजिए, माहौल को दीनी बनाने की कोशिश कीजिए। चाहे जिस मिजाज का हो, जिस सेक्ट का हो, उससे मतलब नहीं है। तालीम का माहौल को आम कीजिए, नशे पे कंट्रोल कीजिए, और खुदा के लिए सफाई आधा ईमान है ना, तो इस पर ध्यान दीजिए। सफाई बहुत ज़रूरी चीज़ है। जब कोई बाहर से आता है ना आपके इलाके में, तो उसका फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। सड़कों पे गंदगी देखेगा तो क्या सोचेगा। तो मेरा यही आपसे गुजारिश है कि अपने इलाके को साफ़ रखिए। और कंस्ट्रक्शन का जंगल हो गया है कुरैश नगर, ज़रा ख़रीदने वरीदने में सावधानी बरतिए। बिल्कुल। ख़रीदार नहीं होंगे तो बेचने वाला भी समझ जाएगा कि यहाँ किस तरह का माल बेचना चाहिए, किस तरह का माल नहीं बेचना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। मैं बहुत इसमें शुक्रिया एक सर। चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि जैसे मिराज सर ने बात कही, तो कुरैश नगर पहल भी करियर गाइडेंस के लिए बच्चों को हम बज़्म इकबाल पे बैठते हैं। बज़्म इकबाल पे सैटरडे संडे हम लोग मतलब कोशिश करते हैं कि बैठे और बच्चों के जो भी डाउट्स हो जी। या कुछ क्वेश्चंस हो या बच्चों को कोई भी तरह की परेशानी हो स्टूडेंट्स को, तो हम लोग सॉल्व करने के लिए बैठते हैं। तो आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ जो बच्चे अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर चुके हैं, ग्रेजुएशन हो चुके हैं, जॉब ढूंढना है, मॉक इंटरव्यूज़ हम लोग प्लान करते हैं, तो बहुत सी चीज़ें हम प्लान करते हैं, तो आप हमसे भी जुड़ सकते हैं। आपसे बहुत अच्छी बात रही सर इस मामले में। मैं आखिरी आपसे सवाल ये लेना चाहूँगा सर कि पहल टीम से तो आप बहुत पहले से जुड़े हुए हैं और पहल की सरपरस्ती में आप हमेशा रहते हैं, तो मैं ये आपसे आखिरी सवाल यही पूछना चाहूँगा कि पहल टीम के लिए आपके क्या इजहार ख्याल रहेगा आपका? इसमें नाम बड़ी अहम चीज़ होती है। जी वो कहा जाता है ना कि नाम बच्चों के तुम अपने महु अंजुम रखना। तो सबसे बड़ी बात, इतना खूबसूरत नाम है ना पहल, बड़ा अच्छा लगा जब मैंने सुना था, तो मुतासिर भी हुआ था। चूँकि उर्दू अदब से मेरा ताल्लुक़ भी है, तो नाम अट्रैक्ट करता है अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके असरात भी होते हैं। तो ये जो पहल नाम है, ये बड़ा खूबसूरत नाम है। इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद। आपकी पूरी टीम के लिए तुम्हारे हाथ बहुत मुख्तसर सही लेकिन तुम्हारे हाथ बहुत मुख्तसर सही लेकिन तुम्हारे हाथ नए आसमान छू लेंगे। ये दुआया शेर है। अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग काम कीजिए और लोगों को जोड़ना सीखिए। जी 1.5 ईंट की मस्जिदें बनाना का मिजाज बदलिए। आप कोई समझो आप प्रोग्राम अगर करना चाह रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए कि मोहल्ले के तकरीबन सारे नौजवानों को उसमें जोड़ने की कोशिश करें। आपने देखा होगा हम लोग जो अखरा का प्रोग्राम करते हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ कि पूरे मोहल्ले से उसका रिप्रेजेंटेशन हो। मोहल्ले के हर फर्द को लगना चाहिए कि ये मेरा प्रोग्राम। उसके लिए दिलों को बड़ा करना पड़ेगा, तो दिलों को बड़ा रखिए। दिलों को बड़ा रखिएगा तो अल्लाह ताला आप लोगों को इंशाल्लाह बड़ा बना देगा, आपके काम को बड़ा बना देगा, उसमें बरकत देगा, नतीजा खेज कर देगा आपके कामों को। तो मेरी दुआ भी है। और मैं इस प्रोग्राम में आपसे वादा करता हूँ कि आपको मुझसे किसी तरह का कोई ताउन चाहिए होगा तो मैं हमा वक्त तैयार हूँ, रहता भी हूँ, करता भी रहा हूँ। मेरे बस में, मेरी बिसात में जो होगा, अपने बियॉन्ड बिसात जाकर मैं आप लोगों का साथ भी दूंगा, मशवरे भी दूंगा, अमली तौर पर भी साथ रहूँगा। यह है आप लोगों के लिए मेरे जज्बात। जज़ाकल्लाह खैर सर। तो हमारे साथ थे आज मिराज सिद्दीकी सर। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे बेल आइकन जो है उसको ज़रूर टिक कीजिए
और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले पॉडकास्ट में। अल्लाह हाफिज़।